एक पार्ट कर लेंगे ताकि एमएसटी में आप लोगों को हेल्प मिल जाए उससे। ओके तो हमने देखा था लास्ट क्लास में रिपल फैक्टर तक। तो मैंने देखा था कि रिपल फैक्टर जो है इसका जो गामा है दिस वाज बेसिक 1.21 हमने ये फाइंड किया था, है ना। और क्योंकि ये रिपल फैक्टर क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हमारे आउटपुट वेवफॉर्म में कितना एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है ना। जो रेक्टिफाइड आउटपुट है उसमें कितना एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब हुआ कि जितना एसी कंपोनेंट पहले था हमारे पास उससे ज़्यादा इसमें आ गया है। तो हमें इसको रिड्यूस करना है, इसीलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज नहीं करते हैं। इसके बाद देन जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज बेसिकली एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। ओके, ना व्हाट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर हम देखें तो एफिशिएंसी को हम दिखा सकते हैं दिस इज बेसिकली टोटल लोड पावर, पी लोड जिसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट पावर, पी इन। ओके, और इसी को अगर हमें दिखाना हो परसेंटेज में तो वी कैन से कि दिस इज परसेंटेज एफिशिएंसी, तो इसको हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा परसेंटेज में। समझ में आया ये चीज। तो दिस इज एफिशिएंसी। एक अगर हमें निकालना हो एफिशिएंसी तो पी लोड अपन पी इन होगा। और अब पी लोड क्या होगा और पी इन क्या होगा। तो पी लोड क्या है बेसिकली हमारा लोड करंट जो है या लोड वोल्टेज जो है वो हम ले लेंगे। तो लोड करंट क्या है हमारा आईडीसी है जो हमने फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, है ना, इनटू आईडीसी स्क्वायर इनटू आर डिवाइडेड बाय जो पी इन है वो क्या है हमारा जो आरएमएस वैल्यू है वो, तो हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। इसको हम कर सकते हैं अगर हमें शो करना है परसेंटेज में तो इंटू 100। ये सबको समझ में आया नहीं समझ में आया। पावर इज बेसिकली पावर क्या होता है V इंटू आई। और अगर हम V को देखें तो वो होता है आई आर। तो आई आर स्क्वायर आर होता है पावर हमारा। तो यहाँ पे आईडीसी क्योंकि हमारा लोड करंट था तो हो गया आईडीसी स्क्वायर इंटू आर। और आई आर एम एस जो हमारा इनपुट करंट है तो हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। अब हमें आईडीसी और आईआरएमएस का वैल्यू पता है, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ना। आईडीसी और आईआरएमएस दोनों हमने निकाला हुआ है। आईआरएमएस क्या था हमारा, आईआरएमएस था हमारा आई एम अपॉन 2। और आईडीसी क्या था हमारा, आईडीसी मतलब आई एवरेज, वो क्या था हमारा आई एम अपॉन पाई, है ना। मैंने बताया था आप लोगों को कि आईडीसी जो हो गया वही एवरेज वैल्यू भी हो गया, वही लोड करंट भी हो गया, उसी को डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। इसमें किसी को डाउट यहाँ तक, एनी कंफ्यूजन। ओके, देन वी हैव टू पुट दी वैल्यूज हियर। आईडीसी मतलब हो गया हमारा आई एम अपॉन पाई, तो आई एम अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय आई आर एम एस क्या हो गया हमारा आई एम अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू आर। ओके, आर आर तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कैंसिल, इसको यहीं पे हम इसको कर सकते हैं कैंसिल, तो ये हट गया, तो ये हो जाएगा इंटू 100। जहाँ भी समझ में नहीं आया पूछ लेना।
अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो ऊपर में भी आई एम स्क्वायर है, नीचे में भी आई एम स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली 4/π²। है ना? यहाँ से अगर हम देखें तो ये आई एम और ये आई एम कट जाएगा, और ये 1/4 है, 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/π² हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली पाई आर, सॉरी 4/π। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 4/π² इंटू 100। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट समथिंग होता है, 40.5 के आसपास आता है ना? तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी, मतलब इसका एफिशिएंसी क्या हो गया? 40.5% है। तो इसे हमें इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि एफिशिएंसी जितना अच्छा हो, हमारा जो लोड है उतना, मतलब जो आउटपुट है उतना अच्छा मिलता है हमें। तो हमें ये जो परसेंटेज एफिशिएंसी है ना, 40.5%, तो इसे हमें इम्प्रूव करना है। इसे हमें जितना हम ले सकते हैं नियर टू 100 उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी निकल गया। देन जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो दैट इज पी आई वी, पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, है ना? इसको हम पी आर वी भी बोलते हैं कहीं कहीं, पी आर वी भी बोलते हैं, है ना? तो पी आई वी मतलब हो गया पीक इनवर्स वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज, दोनों ही नाम है इसका। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हम कितना रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सर्किट में ताकि हमारा डायोड जले नहीं, है ना? हमें पता है कि हमारा डायोड जो है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, ये अगर हमारा डायोड है तो रिवर्स बायस में ये कुछ इस पॉइंट तक काम करता है, इसके बाद इसमें होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, और ब्रेकडाउन के केस में हमें नॉर्मल डायोड को वर्क नहीं कराना है। अगर हम उसमें ब्रेकडाउन में वर्क करवाएंगे तो क्या क्या होगा? वहाँ पे हाई करंट फ्लो होगा और हमारा डायोड जो है जल जाएगा, है ना? ओके, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा ये पीक रिवर्स वोल्टेज है, जैसे कि मान लो कि वी आर है, तो ये वी आर तक ही हमें उसको वर्क करवाना है। तो इसलिए हमें हर एक सर्किट का निकालना होता है कि उसका पीआईवी रेटिंग कितना है, कि वो कितना रिवर्स वोल्टेज तक वो झेल सकता है उसको। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया है, तो उसका सर्किट क्या था हमारा? उसका सर्किट था कि ये हमारा डायोड था, और हमने यहाँ पे सप्लाई दिया था, और हमने यहाँ पे लोड लिया, है ना? हमने इस तरह का कुछ बनाया था सर्किट हाफ वेव रेक्टिफायर का, कि हमने डायोड के इनपुट में सप्लाई दिया था ट्रांसफार्मर से, और यहाँ पे हमने आउटपुट लिया था डायोड के आउटपुट पे, है ना? यहाँ से हमने आउटपुट लिया। ठीक है, ये हमारा आर एल है, लोड है। अब अगर हम बात करें कि ये कितना रिवर्स वोल्टेज इसमें आ सकता है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हमें पहले देखना होगा कि रिवर्स बायस में कैसे काम करता है ये। तो हमें पता है कि रिवर्स बायस में कैसे काम करता है ये, करंट ऐसे फ्लो होगा, डायोड जो है हमारा वो हो जाएगा ओपन सर्किट, तो डायोड हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट, क्योंकि रिवर्स में डायोड हमारा वर्क नहीं करेगा, तो जो करंट है वो जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है।
ओके, अगर यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रहा तो यहाँ पे वी जो है ये भी जीरो होगा। तो ये जो वोल्टेज है जो हमने सप्लाई किया है वो कितना है, वो प्लस माइनस वीएम है ये बेसिकली, वीएम है ये, है ना। जो मैं स्टार्टिंग में लर्न किया था कि हमने जो सप्लाई दिया है वो क्या है हमारा, वीएम साइन ओमेगा टी है। तो ये वीएम है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है तो इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा, है ना। इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये वी, ये कितना होगा, यहाँ ये कितना आ रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली क्या है, वीएम होगा इन रिवर्स वोल्टेज। समझ में आया। तो दैट मीन्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इस डायोड के क्रॉस कितना आएगा, वीएम आएगा। अब एक डायोड के क्रॉस अगर वीएम आ रहा है और वीएम उसका पीक वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज, तो हमेशा हमें ये देखना होता है कि जो डायोड है वो उससे ज्यादा को उसको सस्टेन करना होगा। मान लो कि एक डायोड, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक डायोड है, ये डायोड है और इसके क्रॉस इसका जो रिवर्स वोल्टेज है, पीक रिवर्स वोल्टेज जो ब्रेकडाउन है वो रहा है 5 वोल्ट पे, ठीक है। और हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो भी 5 वोल्ट है। तो जैसे ही हम उसको मैक्सिमम वोल्टेज पे देंगे तो हमारा डायोड जल जाएगा। तो हमें ये रखना होता है कि जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज है दैट शुड बी 10 वोल्ट। अगर वो 10 वोल्ट है तो हम 5 वोल्ट पे ले जाएंगे उसको, जो हमारा सप्लाई है उसको 5 वोल्ट तक ले जाएंगे तो ये नहीं जलेगा, है ना। तो जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज है, जो पीआईवी रेटिंग है, वो हमेशा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो हमारा पीक वोल्टेज है उससे डबल होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, इन सिंपल केस। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसमें इक्वल टू वीएम हो रहा है ना। इसमें जो है जो पीआईवी है वो क्या हो रहा है, इक्वल टू वीएम हो रहा है। तो ये भी हमारे लिए इसका डिमेरिट है कि इसमें क्या होगा, हमारा डायोड जो है वो जल सकता है। समझ में आ रहा है ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि क्या है, व्हाट इज पीआईवी। इसमें किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट। नो ओके, सर। तो दैट मीन्स यहाँ पे पीआईवी हमने क्या निकाल लिया, पीआईवी है हमारा वीएम। ओके, आप लोग साथ में नोट कर रहे हो ना इसको, साथ में नोट करते रहो आप लोग। तो ये हमारा जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का एनालिसिस जो है कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या फाइंड किया था, इसमें हमने फाइंड किया एवरेज आउटपुट वोल्टेज फाइंड किया, जिसको हम वी एवरेज बोलते हैं या फिर वी डीसी बोलते हैं, है ना। फिर हमने एवरेज करंट फाइंड किया या डीसी करंट फाइंड किया या लोड करंट फाइंड किया। देन हमने आरएमएस करंट फाइंड किया था, आरएमएस वोल्टेज फाइंड किया हमने। फिर हमने फाइंड किया था फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है वो हमने देखा, ठीक है। फॉर्म फैक्टर क्या था हमारा, बेसिकली वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज था। मतलब कि जो रेशियो ऑफ आरएमएस वोल्टेज टू एवरेज लोड वोल्टेज, वो हमने निकाला था फॉर्म फैक्टर। हमने देखा था कि फॉर्म फैक्टर जो है हमेशा 1 से ज्यादा होता है या फिर इक्वल होता है 1 के। अगर हमारे पास स्क्वायर वेव है तो 1 के इक्वल होगा, और साइन वेव है तो 1 से ज्यादा होगा। देन हमने फाइंड किया रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर हमने देखा कि उसका रिपल फैक्टर जो है 1.21 हो रहा था, और अगर देखें परसेंटेज में तो 121% हो रहा था, है ना। तो उसे भी हमें रिड्यूस करना है। देन हमने फाइंड किया आज, क्या क्या फाइंड किया, एफिशिएंसी एंड हमने फाइंड किया ये क्या बोलते हैं, पीआईवी रेटिंग, ठीक है। अब इसके बाद आता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो एनालिसिस है वो हम करेंगे इस वीक के बाद। अभी आप लोगों का एमएसटी आ रहा है ना, तो एमएसटी में जो है फर्स्ट और सेकेंड यूनिट से आएगा क्वेश्चन, और थर्ड यूनिट से भी आएगा क्वेश्चन। तो सेकेंड यूनिट में जितना मैंने पढ़ा दिया है उसी में से क्वेश्चन आएगा। क्या क्या पढ़ा दिया मैंने, क्लीपर क्लैंपर पढ़ा दिया और हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा दिया। तो इस तीनों टॉपिक से आएगा क्वेश्चन सेकेंड यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में तो पूरा कवर हो चुका है, वो पूरा आएगा उसमें से। और थर्ड यूनिट मैं आज करता हूँ स्टार्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें से कि जो मैं पढ़ाऊंगा आज उसमें से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जो थर्ड यूनिट है वो हमारा है ट्रांजिस्टर।
नाउ व्हाट इज ट्रांजिस्टर? अब ट्रांजिस्टर जो है दो वर्ड से बनकर बना हुआ है। कौन कौन सा? ट्रांसफर और रजिस्टर। ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, तो इससे मिलकर बना है वो ट्रांजिस्टर। नाउ इसका मीनिंग क्या है कि हमें क्या करना है, हमें रजिस्टर के वैल्यू को ट्रांसफर करना है लो टू हाई। अगर ऐसा कोई डिवाइस है जिसमें कि इनपुट रेजिस्टेंस से वैल्यू हो हाई होके आउटपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई हो जाता है, इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है, तो वैसे डिवाइस को बोलते हैं हम ट्रांजिस्टर। मतलब ऐसे डिवाइस में जिसमें कि हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कौन सा? रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि हमने कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया है वहां पे। जो डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, उसको अगर हमने चेंज कर दिया तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिस्टर। ओके। अब ट्रांजिस्टर जो है, ये बेसिकली जो हम लर्न करने वाले हैं वो दो टाइप के मेनली हम लर्न करने वाले हैं ट्रांजिस्टर। ओके। उसमें एक है बी जे टी और एक है हमारे पास एफ ई टी। एक और है जिसको हम बोलते हैं यू जे टी। तो ये तीनों हम बेसिकली लर्न करने वाले हैं इस सेमेस्टर में। ठीक है। बीजेटी मतलब क्या हो गया? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी क्या हो गया हमारा? यूजेटी हो गया हमारा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। एंड व्हाट इज एफईटी? एफईटी इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म समझ में आ गया आपको? फुल फॉर्म में कोई दिक्कत है आप लोगों को? व्हाट इज बीजेटी? बीजेटी इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी इज यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एफईटी इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसके नेम से ही इसका डेफिनेशन भी क्लियर है हम लोगों को कि बीजेटी में बाइपोलर है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण ही उसमें वर्किंग है उसका, है ना। बाइपोलर मतलब कि पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव पोलैरिटी। पॉजिटिव पोलैरिटी क्या हो गया हमारा? होल हो गया। नेगेटिव पोलैरिटी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों को ही के होल या इलेक्ट्रॉन दोनों के वर्किंग से अगर हमारा ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। यूजेटी क्या हो गया? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, मतलब कि उसमें सिंगल जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो। ओके। हो गया यूनी यूजेटी। एफईटी हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब कि फील्ड के इफेक्ट से अगर उसमें हो रहा है ट्रांजिस्टर का इफेक्ट। फील्ड मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज। तो एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज के कारण अगर उसमें ट्रांजिस्टर का इफेक्ट आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो सबसे जो वाइडली यूज्ड ट्रांजिस्टर है वो है हमारा एफईटी, जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। अभी हम मेनली फोकस करने वाले हैं बीजेटी पे। बीजेटी कैसे काम करता है? ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो। बीजेटी, अब बीजेटी क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ना। अब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब क्या हो गया कि इसमें दोनों ही पोलैरिटी के कारण ट्रांजिस्टर का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। तो इसमें अगर दोनों के कारण आ रहा है इफेक्ट, तो इसका, जैसे हमने डायोड में देखा था कि डायोड का एक सिंबल था। वो सिंबल क्या था हमारा डायोड का सिंबल? कि एक, हमने एक लाइन लिया, एक ट्रायंगल बनाया और एक इस तरह का हमने बनाया। ठीक है। तो ये हमारा डायोड हो गया। डायोड में ये पी साइड था और ये एन साइड था। तो इसी टाइप से हमारा बीजेटी का भी एक सिंबल है ना। वो कैसे होता है?
बीजेटी में बेसिकली वी हैव 3 टर्मिनल्स। तो मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, तो इस तरह का एक सिंबल होता है बीजेटी का। समझ में आया आप लोगों को कि एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि आपको ये दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक ये स्ट्रेट लाइन है ऐसा, एक ये है ऐसा। एक वाले में एरो होगा, किसी एक में एरो होगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। जिसमें एरो है वो टर्मिनल होता है एमीटर, इसको बोलते हैं हम एमीटर। जिसमें एरो नहीं है उसको बोलते हैं हम कलेक्टर। और जो सेंटर वाला है उसको बोलते हैं हम बेस। तो वी हैव 3 टर्मिनल्स, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। समझ में आया आप लोगों को इसका सिंबल कैसे होता है? इसमें 3 टर्मिनल होता है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तीनों क्या काम करता है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। जिसमें एरो डला हुआ है, एरो किसी एक में डला ही होगा, ठीक है। या तो इसमें डला होगा, इस वाले में, या तो इस वाले में डला होगा, या फिर इस वाले में डला होगा। जहां भी डला है वो हो जाएगा हमारा कलेक्टर। सॉरी, जहां पे एरो डला होगा वो हो जाएगा एमीटर, और जिसमें नहीं डला है वो बन जाएगा हमारा कलेक्टर, ठीक है। और जो सेंटर वाला है उसको बोलते हैं बेस। तो बेस जो है वो हमारा इसमें है कंट्रोलिंग टर्मिनल। ये कंट्रोल करेगा करंट के फ्लो को, कि कितना करंट हमें एमीटर से कलेक्टर के बीच में फ्लो करवाना है। अब आपके नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसमें कि सबका मतलब क्या है। एमीटर मतलब क्या हो गया? एमीटर का मतलब यह है कि वो एमिट करता है ना। जो भी चार्ज कैरियर है वो एमिट करेगा। अब यहाँ पे जो मैंने बताया है एरो, एरो भी यहाँ पे 2 तरह का पॉसिबल है। एक तो ये जो मैंने बताया अभी, और एक, 1 सेकेंड, एक ऐसे पॉसिबल है, एरो इनवर्ड होगा, या फिर एरो, इट कैन बी आउटवर्ड। अगर एरो आउटवर्ड है तो ये हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये शो करता है कि जो इसमें डिवाइस, जो इसमें डिफरेंट बाइसिंग किया हुआ है वो इस तरह से है कि उसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अगर एरो इनवर्ड है तो उसको बोलते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर इस इनवर्ड है तो ये हो जाएगा हमारा पीएनपी। अब एनपीएन मतलब क्या हो गया? एमीटर हमारा, फर्स्ट हम बोलते हैं एमीटर को, सेकंड हो गया हमारा बेस, और थर्ड हो गया हमारा कलेक्टर। यहाँ भी फर्स्ट हो गया हमारा एमीटर, सेकंड हो गया बेस, एंड थर्ड हो गया हमारा कलेक्टर। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? इसमें कोई डाउट? ये आप लोगों ने नोट कर लिया इतना? यस सर। ओके, देन जैसे मैंने बताया कि डायोड में, एक हमने बताया था कि ये सिंबल है डायोड का। और एक्चुअल में डायोड क्या होता है? ऐसा होता है, उसमें एक पी साइड होता है और एक एन साइड होता है। तो इस तरह से हम इसको लर्न करते हैं कि ये हमारा जो बीजेटी है वो कैसे होता है ना। तो बीजेटी में भी हमारे पास एक हम स्लैब लेंगे, इसमें हमारे पास वी विल हैव 3 डिफरेंट टर्मिनल्स। एक होगा हमारा पी,
या फिर अभी पी नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एमिटर। जो सेकंड वाला है, जो सेकंड दिख रहा है, वो हमारा है बेस। ये हमारा बेस है। और जो थर्ड वाला है, ये, दिस इज कलेक्टर। ठीक है। अब इसमें जो है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने पर्पसफुली किसी एक को, जैसे कि बेस को हमने सबसे कम विड्थ दिया हुआ है, एमीटर को उससे ज्यादा विड्थ दिया हुआ है, और कलेक्टर को हमने सबसे ज्यादा विड्थ दिया हुआ है। तो एक्चुअल में जो हमारा बीजेटी बनता है उसमें भी ऐसा ही होता है। तो ये बीजेटी की एक प्रॉपर्टी है कि एमीटर का जो विड्थ है वो होता है मीडियम, बेस का जो विड्थ है वो होता है सबसे लीस्ट, और कलेक्टर का जो विड्थ होता है वो होता है सबसे हाईएस्ट। ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को कि जैसे कि हमने देखा था डायोड में दो टर्मिनल था, एक पी साइड था, एक एन साइड था, लेकिन दोनों का ही विड्थ सेम था, दोनों का ही डोपिंग सेम था, वो हमने देखा था, है ना, डायोड में। लेकिन ऐसा केस यहाँ पे ट्रांजिस्टर में नहीं है। ट्रांजिस्टर में क्या है, सबका विड्थ डिफरेंट डिफरेंट होगा। एमीटर का विड्थ है यहाँ पे मीडियम, बेस का विड्थ है सबसे लीस्ट, और कलेक्टर का विड्थ जो है सबसे लार्ज है। ओके। अब ये तो हो गया विड्थ के बारे में। अब विड्थ ऐसा, अच्छा ऐसा क्यों है विड्थ, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि एमीटर का विड्थ सबसे कम है। ऐसा इसीलिए है कि इसे एमिट करना है। कलेक्टर का विड्थ सबसे ज्यादा क्यों क्यों है, कि इसे कलेक्ट करना है। तो समझ लो कि कलेक्टर जो हो गया, एक हो गया गोदाम टाइप से हो गया, इसमें कि हमें सब कुछ रखना है, तो इसलिए इसका विड्थ हमें ज्यादा चाहिए। ओके। अब अगर हम बोल रहे हैं कि एमिटर का विड्थ कम है और इसे एमिट करना है, लेकिन अब माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर एमिटर को एमिट करना है तो सबसे ज्यादा कैरियर होना चाहिए इसके पास। अगर किसी को एमिट करना है कोई भी चीज, और किसी को करना है कलेक्ट, है ना, जैसे कि मान लो बैंक है और एक कस्टमर है, तो बैंक के पास ज्यादा मनी होगा तभी वो कस्टमर को दे पाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो एमिटर के पास सबसे ज्यादा होना चाहिए कैरियर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बेस का वेट सबसे ज्यादा है। तो अब इस पे जो है, ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि एमिटर का डोपिंग सबसे ज्यादा होता है। अगर हम बात करें डोपिंग का, डोपिंग की बात करें अगर हम, तो इसका होता है हाईएस्ट। एमिटर का डोपिंग क्या होगा, इसको हम बहुत ही हाईएस्ट डोपिंग करते हैं इसको। जो कलेक्टर का डोपिंग होता है वो नॉर्मल होता है, और जो बेस का डोपिंग होता है वो लो होता है। मतलब बेस को हम बहुत ही कम डोपिंग रखते हैं, इसमें डोपिंग हम बहुत कम रखते हैं। ठीक है। कलेक्टर का डोपिंग होता है नॉर्मल, और एमिटर का डोपिंग होता है हाईएस्ट। या हम ऐसे बात कर सकते हैं कि जो एमिटर का डोपिंग है वो हाईएस्ट होगा, जो कलेक्टर का वो मीडियम होगा, और बेस का सबसे कम होगा, लीस्ट डोपिंग। ये समझ में आया आप लोगों को कि तीनों एरिया का क्या प्रॉपर्टीज है, एमिटर का, बेस का, कलेक्टर का। अगर हम बात करें एरिया वाइज, विड्थ वाइज, तो सबसे ज्यादा होगा कलेक्टर का, सबसे कम होगा बेस का, और मीडियम होगा एमिटर का। अगर हम बात करें डोपिंग का, तो सबसे सबसे हाईएस्ट होगा एमिटर का, मीडियम होगा कलेक्टर का, और सबसे लीस्ट होगा बेस का। ओके। बेस का विड्थ भी सबसे कम है और डोपिंग भी सबसे कम है। एमिटर का डोपिंग सबसे हाईएस्ट है और विड्थ मीडियम है। कलेक्टर का विड्थ जो है सबसे हाईएस्ट है, लेकिन इसका डोपिंग मीडियम है। इतना क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट किसी को? ओके। अब हम बात कर रहे थे इसके डिफरेंट रीजन्स के बारे में। तो ये हमारा एमिटर है ना, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, एंड दिस इज कलेक्टर।
अब जो डोपिंग होता है, डोपिंग इसमें दो तरह से कर सकते हैं हम। डोपिंग इज पॉसिबल थ्रू टू टाइप्स। या तो हम डोपिंग करें होल के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है। तो इसमें हमसे ध्यान रखना होता है कि जो बेस है उसका डोपिंग एमिटर और कलेक्टर के डोपिंग से डिफरेंट होगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमने एमिटर डोपिंग किया एन टाइप से, तो कलेक्टर भी एन टाइप का ही होगा, लेकिन बेस होगा हमारा पी टाइप का। अगर उसका हम रिवर्स करते हैं, तो अगर हमने डोपिंग किया एमिटर का पी टाइप, तो कलेक्टर भी पी टाइप होगा और बेस होगा हमारा एन टाइप। ठीक है। मतलब बेस जो है वो सैंडविच टाइप से होता है बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। तो सैंडविच में अगर हम बर्गर आपको उसका लेते हैं एग्जांपल यहाँ पे, तो दोनों साइड सेम होता है, बीच में जो है मटेरियल वो डिफरेंट होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि बेस का डोपिंग अलग होगा। बेस में पी टाइप है डोपिंग, तो एमिटर और कलेक्टर में एन टाइप हुआ होगा। अगर बेस में एन टाइप का डोपिंग है, तो एमिटर और कलेक्टर में पी टाइप का डोपिंग होगा। ठीक है। अब डोपिंग कितना होगा ये हमें पता है कि एमिटर में डोपिंग सबसे ज्यादा होगा, कलेक्टर में मीडियम होगा और बेस में लिस्ट होगा। तो इसी दो डोपिंग के पैटर्न से इसका नेमिंग है कि अगर इस तरह से डोपिंग किया हुआ है हमने, पीएनपी किया हुआ है, इसको बोलेंगे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है। और अगर हमने इस टाइप से डोपिंग किया हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो मतलब बीजेटी जो हो गया हमारा दो टाइप का हो गया। बीजेटी इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स का है? पीएनपी या एनपीएन। ओके। अब आते हैं हम फिर से सिंबल पे। इतना आप लोग नोट कर लिया? फिर से आते हैं सिंबल पे। सिंबल मैंने बताया था कि इस तरफ का है सिंबल हमारा। ठीक है। अब इसमें अगर हमने एरो दे दिया इस टाइप का, तो ये हो गया हमारा एन पी एन, जिसमें कि ये हो गया हमारा एमीटर, ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया हमारा बेस। और अगर हमारा इस टाइप का है, जिसमें कि एरो ऐसे बना हुआ है एरो, तो ये हो गया हमारा पी एन पी। अगेन इसमें जहां पे एरो है वो हो गया हमारा एमीटर, ये हो गया एमीटर। वन सेकेंड। ये हो गया एमीटर एमीटर, ये हो गया हमारा कलेक्टर, और ये हो गया हमारा बेस। समझ में आया आप लोगों को दोनों में डिफरेंस, एनपी और पीएनपी में? इसमें किसी को डाउट? एनीवन? ठीक है। ओके। अब एक और चीज जो है, नेक्स्ट चीज जो हम अगर इसमें देखें, तो वो है कि इसमें कौन कौन से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन से हैं बीजेटी के? ओके। तो इसके तीन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तीन डिफरेंट टर्मिनल के कारण, क्योंकि इसमें तीन टर्मिनल है, एमिटर बेस और कलेक्टर। ठीक है। तो ऐसे ही इसमें तीन कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। ठीक है। कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट इज कॉमन एमिटर। ओके।
कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फर्स्ट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? तो इसमें जहां भी कॉमन लगा हुआ है, कॉमन एमिटर है, मतलब कि एमिटर जो है उसे में करना होगा ग्राउंड। अगर ये हमारा सर्किट है और हम बात करें, इस तरह का सर्किट है, तो अगर हमने एमिटर को ग्राउंड कर दिया, वन सेकेंड, ओके, अगर हमने एमिटर को ग्राउंड कर दिया, ये हमारा एमिटर था, है ना, दिस इज एमिटर, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज बेस। तो अगर हमने एमिटर को ग्राउंड कर दिया, और तो इस केस में हमारा इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा हमारा बेस, ये हमारा इनपुट है, और जो हमारा कलेक्टर है ये हमारा हो गया आउटपुट। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट क्या होगा? इनपुट हमारा बेस होगा, आउटपुट कलेक्टर होगा, और एमिटर जो है वो कॉमन होगा, मतलब ये ग्राउंड रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो होगा बिटवीन बेस एंड एमिटर, और जो आउटपुट लेंगे वो बिटवीन आउटपुट लेंगे कलेक्टर और एमिटर के बीच में। तो एमिटर जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है ना, इसलिए बोलते हैं इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनपुट वी विल अप्लाई बिटवीन दिस टू, और आउटपुट वी विल टेक फ्रॉम दिस टू। तो एमिटर क्या हो गया? दोनों के बीच में कॉमन है, इसलिए बोलते हैं इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इतना क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एक और चीज, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं एक और नाम से, उसको बोलते हैं हम सीई कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉमन बेस को क्या बोलते हैं हम? कॉमन बेस को बोलते हैं हम सीबी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, इन शॉर्ट सीबी। तो इसमें क्या होगा? आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होगा इसमें। कॉमन बेस बोल रहे हैं, तो बेस जो होगा वो ग्राउंड होगा, बेस कॉमन होगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें सिंबल के हेल्प से, ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होगा? जो बेस है हमारा वो हो गया ग्राउंड, बेस ग्राउंड हो गया, तो इनपुट कौन सा होगा, आउटपुट कौन सा होगा? जो एमिटर है हमारा, एमिटर, ये हो जाएगा हमारा इनपुट, और जो हमारा कलेक्टर है ये बन जाएगा हमारा आउटपुट, और ये हो गया बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, बेस इज ग्राउंडेड। तो इनपुट लेंगे हम कहाँ से? एमिटर और बेस के बीच में। आउटपुट कहाँ से लेंगे? बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। अगेन यहाँ पे बेस जो है कॉमन है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, तो इसलिए बोलते हैं इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर सीबी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसमें कोई डाउट किसी को? थर्ड इज कॉमन, कौन सा होगा बताओ? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और सी
सी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसमें इसका सर्किट कैसा बन जाएगा, सिंबल? ये हो गया कॉमन, कलेक्टर इसमें हो जाएगा कॉमन। कलेक्टर कॉमन हो गया तो क्या होगा, जो हमारा बेस हो जाएगा ये हो जाएगा इनपुट, एंड एमिटर हो जाएगा आउटपुट। दिस इज बेस, दिस इज एमिटर, एंड दिस इज कलेक्टर। तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं क्या, चेंज एमीटर पे मतलब क्या, इनपुट देके? एमिटर पे इसी अगर में इनपुट दें, अगर एमिटर पे इनपुट दिया तो हो जाएगा हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एमिटर पे इनपुट दिया तो हमें बेस को करना पड़ेगा ग्राउंड। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस में एमिटर क्या है, हमारा इनपुट है, कलेक्टर आउटपुट हो गया, और जो हमारा बेस है वो ग्राउंड हो गया, है ना। हम ट्रांजिस्टर को इसी तीन कॉन्फ़िगरेशन में से किसी एक में यूज कर सकते हैं, या तो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, या फिर कॉमन कलेक्टर। किसी एक को, तीनों में से, तीनों टर्मिनल में से किसी एक को हमें ग्राउंड करना होगा, और जिसको हम ग्राउंड करेंगे उसके तो उस हिसाब से हमारा इनपुट और आउटपुट हो जाएगा चेंज। अगर हमने कॉमन एमिटर लिया है, हम तो इसमें हमें करना होगा एमिटर को ग्राउंड। एमिटर को ग्राउंड किया हमने तो बेस बन जाएगा इनपुट और कलेक्टर बन जाएगा आउटपुट। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हमने बेस को आउटपुट ले लिया और कलेक्टर को इनपुट ले लिया, ये अलाउड नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो डिवाइस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, है ना। जो मैंने बताया आप लोगों को कि तीनों का विड्थ डिफरेंट है, तीनों का डोपिंग डिफरेंट है, ये किसी पर्पज से किया गया है डिफरेंट, ताकि हमें एक रिक्वायर्ड आउटपुट मिल पाए। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? एनी डाउट टिल नाउ? इस तीनों कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर में? तो यहाँ पे क्या होगा अगेन, यहाँ पे इनपुट लेंगे हम बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, आउटपुट लेंगे हम बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। अगेन यहाँ पे कलेक्टर जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए बोलते हैं इसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो बाइसिंग ये सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन में किसी को डाउट, तीनों कॉन्फ़िगरेशन में? वी हैव थ्री कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर, कॉमन सीई, सीबी एंड सीसी। ठीक है, तीनों को हम इन डिटेल लर्न करने वाले हैं आगे, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ तक जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन को हम लर्न करने वाले हैं, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है वो भी हम देखेंगे आगे, सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना, वो हम सब देखेंगे। लेकिन यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइसिंग। जैसे हमने डायोड में लर्न किया था बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी लर्न करना है बाइसिंग कैसे होता है। अब हमने यहाँ पे जब देखा था कि बीजेटी कुछ इस तरह का है डिवाइस, जिसमें कि ये हमारा एमिटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। तो अगर मान लो ये एनपीएन है, हम बात कर रहे हैं एनपीएन का, तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा जैसे ही मैंने एनपीएन बोला, तो यहाँ पे वी हैव टू जंक्शंस, एक जंक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है और एक जंक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है ना। इसको मैं कर लूँ, एक हमें यहाँ पे दिख रहा है ये जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या हो गया, जंक्शन वो होता है जब भी हम, जहाँ पे भी दो पोलैरिटी का डिवाइस हो रहा है कनेक्ट, इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है, मतलब कि एन टाइप और पी टाइप जहां भी मर्ज होगा वहां पे एक जंक्शन फॉर्म होगा ही, है ना, उसको बोलते हैं हम पीएन जंक्शन बोलते हैं उसको। तो जहां भी दो तरह का, डिफरेंट तरह का डोपिंग है, तो वहां पे जंक्शन फॉर्म होगा ही।
तो एक तो जंक्शन तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम जंक्शन 1, और इसको बोलते हैं हम जंक्शन 2। ठीक है। जंक्शन 1 जो है ये हो गया हमारा इनपुट जंक्शन बोलते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं इनपुट जंक्शन। तो बायसिंग में हमें क्या फोकस करना है कि इनपुट जंक्शन जो होगा दैट विल बी ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड। इनपुट जंक्शन जो होगा ये क्या होगा हमेशा, ये होगा फॉरवर्ड बाइस्ड। और आउटपुट जंक्शन जो होगा ये होगा हमेशा रिवर्स बाइस। समझ में आई ये चीज? अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी हम अभी लर्न करेंगे कि इनपुट को फॉरवर्ड नहीं करके इनपुट को भी रिवर्स कर दिया, आउटपुट को भी रिवर्स कर दिया, तो कैसे काम करेगा हमारा डिवाइस, वो भी अभी हम देखेंगे। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं अभी ट्रांजिस्टर का, और ट्रांजिस्टर का जो मेन एप्लीकेशन है वो होता है, दो दो मेन एप्लीकेशन है, एक होता है एम्पलीफायर और एक होता है स्विचिंग के लिए, है ना। किसी भी ट्रांजिस्टर का दो मेन एप्लीकेशन होता है, एक होता है स्विचिंग करने के लिए, मतलब एज ए स्विच काम करते हैं उसको, स्विच यूज करते हैं बीजेटी को या फिर एफईटी को, या फिर उससे हम करते हैं एम्पलीफिकेशन, मतलब कि इनपुट पे हमने लो वैल्यू का सिग्नल दिया, हमें उसका एम्पलीफाइड सिग्नल चाहिए आउटपुट पे, है ना। तो इसका दो वर्क है, एक है एज ए एम्पलीफायर और एक है एज ए स्विच। तो अगर बात करते हैं एज ए एम्पलीफायर का, तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में जब मैं ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ट्रांसफर कैसे होगा, हमने लर्न किया था डायोड में कि डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, और डायोड का रिवर्स रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये सबको याद है? इसमें किसी को डाउट कि डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, ओम्स में होता है, और डायोड का रिवर्स रेजिस्टेंस जो होता है वो किलो ओम या मेगा ओम में होता है ना। तो यहाँ भी हमने इसको इसीलिए किया है कि मैंने यहाँ पे जो बोला आपको कि इनपुट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट जंक्शन इज रिवर्स बायस, ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि अगर इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, तो यहाँ का रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होगा। जबकि अगर हम ये जंक्शन जंक्शन J2 की बात करें हम, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होगा। ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? ये समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, है ना, कि हमने क्या किया कि इनपुट रेजिस्टेंस को हमने कम कर दिया और आउटपुट रेजिस्टेंस को हमने इंक्रीज कर दिया। अब अगर हम इसमें एक करंट फ्लो करवा रहे हैं, इसमें एक हमने करंट फ्लो करवाया है, तो मान लो कि फॉर जस्ट समझने के लिए मान लो कि अभी जो यहाँ पे करंट का वैल्यू है वही करंट का वैल्यू यहाँ भी है, सेम करंट है। तो सेम करंट अगर यहाँ पे मान लो कि ये सेम करंट 50 मिली एम्पियर का है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो कि 1 ओम है, तो 50 × 1 कितना हो गया, 50 मिली हो गया। तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना हो गया, 50 मिली वोल्ट है। लेकिन अब वही रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर 1 किलो ओम का हो गया आउटपुट पे, तो क्या हो जाएगा, 50 मिली ओम इंटू 1 किलो, मतलब कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। तो यहाँ जो 50 मिली वोल्ट था वो आउटपुट पे कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। समझ में आया ये चीज? तो आउटपुट अगर हम यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं, आउटपुट से वैल्यू ले रहे हैं हम, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें बहुत ही हाई वैल्यू मिलेगा, एम्पलीफाइड वैल्यू मिलेगा। तो कोई भी एम्पलीफिकेशन इसी तरह से वर्क करता है। उसका रेजिस्टेंस हमने चेंज कर दिया, करंट ऑलमोस्ट सेम है, करंट सेम नहीं होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। करंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, वो क्यों होता है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि अगर करंट सेम है, तो यहाँ पे जिस करंट से हमें 50 मिली वोल्ट मिल रहा था, वही सेम वैल्यू यहाँ पहुंचते पहुंचते मिल गया हमें 5 वोल्ट। तो 50 मिली वोल्ट से हमें 5 वोल्ट का मिल गया एम्पलीफिकेशन। तो इसीलिए फॉर एम्पलीफायर पर्पस हम इस तरह से इसको यूज करते हैं। इनपुट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस ऑलवेज एंड आउटपुट जंक्शन इज रिवर्स बायस ऑलवेज। ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट है इसमें?
आगे बढ़ें फिर। अच्छा, अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे से और क्या है? हेलो। इसके बाद नहीं है सर लेक्चर। अच्छा, तो फ्री है अभी आप लोगों का पीरियड? मैथ्स का है ना? 2 बजे। अच्छा। ओके ओके। तो अभी क्या इसको कर सकते हैं कंटिन्यू हम लोग कुछ देर के लिए, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो? सर कल करेंगे। ओके ठीक है, कल कर लेते हैं फिर, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप लोगों को, बीजीटी का बेसिक्स है ये सब, तो ये हमें हमें हमेशा काम में आएगा आगे। किसी को डाउट है तो आई कैन हेल्प। और कोई डाउट नहीं है तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ओके।